नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की, बंगाल चुनाव की, हमारे महा एग्जिट पोल की और साथ ही न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस की। दरअसल आज कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए कोरोना पर भी हमारी नजर एक रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देश में कोरोना की जैसे सुनामी आ गई है। जो रोजाना मामले आ रहे हैं 4 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिल्कुल ऐसा लगता है सुनामी आ गई है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। 4 लाख के करीब डेली केसेस पहुंच गए हैं। नए केस, मौत और ठीक हुए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 3,79,257 नए केस आए हैं। 3,645 लोगों की मौत हुई है और 2,69,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पर फिलहाल इस समय जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो संख्या है 30,84,000। यह भी अब तक सबसे ज्यादा है। अब तक जो कुल संख्या है बीमारों की वो 1,83,00,000 के पार पहुंच गई है और 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के जो रोजाना मामले आ रहे हैं वो किस कदर बढ़े हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन 3 लाख से ज्यादा केस ना आए हों। आपको दिखाते हैं पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। 22 अप्रैल 3 लाख से ऊपर, 3,14,000, ये देखिए, और उसमें मौत का आंकड़ा भी है। 23 अप्रैल 3,32,000, फिर अगले दिन 24 अप्रैल 3,46,000, इसके बाद 25 अप्रैल 3,49,000, 26 तारीख को 3,52,000, उसके बाद 27 अप्रैल को थोड़ी गिरावट, 3,23,000 केस आए। लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, देखते रहिएगा, उस पर भी नजर रखिएगा। उसके बाद 28 अप्रैल यानी कल 3,60,000 सबसे ज्यादा, और 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत। और फिर 29 अप्रैल का आंकड़ा देख रहे हैं, 3,79,000 और मौत का आंकड़ा 3,645। रिकॉर्ड तोड़ मामले। इसीलिए तो ये लहर नहीं सुनामी लगती है। देश में कोरोना से इस कदर हालात खराब हैं, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी से देश के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण में इतनी तेजी से जो रफ्तार बढ़ी है, उसके लिए WHO क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने अपना विश्लेषण दिया है। WHO के मुताबिक भारत में जो ये कोरोना की लहर बेकाबू हुई है वो चुनावी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ से हुई है, फिर अस्पताल भागने की जल्दबाजी से हुई है, क्योंकि लोगों को लगता है कोरोना हो गया अब अस्पताल ही बचा सकता है, जबकि घर पर भी इलाज हो सकता है। तीसरा, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, नए वेरिएंट्स आए हैं, वो ज्यादा संक्रामक हैं, इसलिए भी WHO कह रहा है ये, इसलिए भी हिंदुस्तान में ये लहर बेकाबू हुई है। और साथ ही जो वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है ना हिंदुस्तान में, उसकी वजह से भी ये कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हिंदुस्तान में बढ़ी है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, हमारा सवाल बड़ा सीधा है, क्या हिंदुस्तान में आ गई है कोरोना की सुनामी? बिल्कुल सीधा सवाल है, क्योंकि अब जो आंकड़े कह रहे हैं 4 लाख के करीब रोजाना केस, ये सुनामी नहीं तो और क्या है। 3,645 लोगों की मौत। और दूसरा सवाल यह है, क्या चुनाव से पैदा हुई दूसरी लहर, जैसा कि WHO कह रहा है? इसी पर राष्ट्र की बात में आज बहस करूंगा। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय भी करा देता हूं। कोरोना पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन हमारा महा एग्जिट पोल भी जारी रहेगा और साथ ही न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का सटीक विश्लेषण भी। मेरे साथ बीजेपी से आज के शर्मा आ गए हैं, कांग्रेस से पल्लवी शर्मा आ रही हैं, टीएमसी से स्वर्णली मिश्रा, सीपीआई से बालचंद्र कांगो हैं और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। डॉक्टर भार्गव, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि चुनाव का विश्लेषण तो चलता रहेगा। डॉक्टर भार्गव, क्या सुनामी आ गई है कोरोना की हिंदुस्तान में? डॉक्टर भार्गव नहीं सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। थोड़ी देर चुनाव की बात कर लेते हैं। ओके, पहले राजीव रंजन आपके पास आ रहा हूं, एक अपडेट ले लेते हैं। राजीव,
आज जो आखिरी चरण में मतदान हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है? और राजीव, आपको क्या लग रहा है आज क्या होने वाला है? एग्जिट पोल क्या कहेंगे राजीव? देखिए मानक, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे 5 बजे तक जो मतदान की खबरें आ रही है उसमें अभी 55-56% कोलकाता के 7 सीटों पर हुआ है और बाकी जगह 70% के आसपास हुआ है। और ये मतदान खत्म होने तक वही आंकड़ा आएगा, वही परसेंटेज आएगा जो दूसरी जगहों पर आएगा। लेकिन साथ साथ हम कोरोना और चुनाव दोनों की चर्चा कर रहे हैं तो कोरोना के मामले में कोलकाता में भी लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और ये जो अभी आपने ग्राफ दिखाया ये रिपोर्टेड केसेस का है, रिपोर्टेड डेथ्स का है। दरअसल हकीकत इससे कुछ उलट, जमीनी सच्चाई इससे ज़्यादा अलग सी है। इस समय ये तो अच्छा हुआ कि कोलकाता का अब जो हुआ, कोलकाता का चुनाव आज खत्म हो गया, लेकिन अब बंगाल स्ट्रेन जिसकी बात कही जा रही है, अब उसको कहा गया कि मई के फर्स्ट वीक में कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में इन्फेक्शन का रेट जो है वो बढ़ेगा। तो अब ये जो इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से गाँव में इस बार कोरोना फैला है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि होली को उतनी सीरियसली गाँव वालों ने नहीं लिया और होली के बाद बहुत तेजी से गाँव और छोटे कस्बों में ये फैला है। उसी तरह बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की वजह से कोरोना को फैलने में मदद मिलेगी। पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि बंगाल स्ट्रेन का असर दिखाई देगा, लेकिन मानक कुल बात यही है कि सारी बातें चली रही हैं और देश में चुनाव का जब खुमार चढ़ता है तो सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप एग्जिट पोल लेकर के जब टुडेज चाणक्य का आएंगे उस समय कोरोना की लहर कहीं और चली जाएगी और उतनी देर के लिए लोगों का पूरा इंटरेस्ट इसी बात में होगा कि राज्यों में सरकार किसकी बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उतनी देर के लिए इतना इंटरेस्ट होता है इस सब चीज़ों में कि हॉस्पिटल में जो मरीज होगा अगर उसके पास भी मोबाइल होगा या टीवी तो एक बार वो देखना चाहेगा कि कहाँ हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है। ये हमारे देश में कुछ इस तरह का ये सिस्टम है। लेकिन कोरोना की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें कई बार ऐसा लगता है कि कोई दूसरी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या इतनी परेशानी से गुजर रही है। लेकिन बात यही है कि जीवन चल ही रहा है, हर चीज चली रही है राजीव, तो इसमें हर बात होती ही रहेगी। बिल्कुल, इसीलिए मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, कांग्रेस से पल्लवी शर्मा, टीएमसी से स्वर्णली मिश्रा, सीपीआई से बालचंद्र कांगो और डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़ेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल से। पहले के शर्मा बीजेपी से आ गए। के शर्मा, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का विश्लेषण जारी है, महा एग्जिट पोल हमारा आने वाला है, आपका प्रिडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी क्या है? बंगाल चुनाव पहले के शर्मा। मानक जी, भविष्यवाणी करना तो ये पॉलिटिकल पंडितों और सर्वे करने वालों का काम है। हम तो पार्टी के लोग हैं। तो दावा कर लीजिए, दावा तो पार्टियां करती हैं, दावा कर लीजिए। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप जो भी बिजनेस करना है और जमीन पर काम करके जो हमें दिखता है और जो मेहनत हम करते हैं हम उससे अपने परिणाम का आकलन करते हैं। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में हम अच्छी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। आसाम में मैं स्वयं चुनाव में रहा हूं और 2-2.5 महीने मैंने बिताए हैं। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि हम वहां दोबारा अपनी सरकार बना रहे हैं। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनेगी और हो सकता है, संभावना बहुत हद तक ये है कि तमिलनाडु में भी हम एनडीए की सरकार बनाएं। केरल में हम निश्चित रूप से अपना वोट बैंक भी बढ़ाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओके, यह मेरा पूरा विश्वास। ओके, तो के शर्मा बीजेपी की तरफ से न्यूज 24 टुडेज चाणक्य की इस खास कवरेज पर दावा कर रहे हैं के शर्मा, बंगाल में सरकार बनाएंगे, असम में सरकार बनाएंगे, पुदुचेरी और तमिलनाडु में भी सरकार बनाएंगे और केरल में अपनी स्थिति सुधारेंगे। यह के शर्मा का दावा है। राजनीतिक बहस पर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर भार्गव, सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर भार्गव। यस सर। हाँ जी मानक। डॉक्टर भार्गव, मैं अभी अपने दर्शकों को आंकड़े दिखा रहा था। पिछले 8-10 दिन से लगातार 3 लाख प्लस मामले, आज 4 लाख क्रॉस कर रहे हैं, 3,600 से ऊपर डेथ्स हो रही हैं। डॉक्टर भार्गव, क्या ये लहर है, ये सुनामी है? ये तो सुनामी है ना डॉक्टर भार्गव, अब बचा क्या है इसे सुनामी कहने में? बिल्कुल मानक जी, ये कोरोना की सुनामी है जो शायद हमारे कर्मों का लेखा जोखा बताती है। अब आपकी शुद्ध राजनीति होगी, उससे पहले स्टार्ट हो, मैं एक बात सब आपको बता सकता हूं। भी पीपी किट पहन के बाहर निकला हूं
मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, ये वेस्ट बंगाल जीते, असम जीते, जो भी जीते पार्टी, पर देश हारेगा ये बात पक्की है। आप ये बात बताइए, 3000 लोग रोज उनकी मृत्यु हो रही है, और इस बार मृत्यु 60 साल 70 साल 80 साल वाली नहीं है, इस बार मृत्यु है 40 साल वाली, 45 साल वाली। ऐसा देश भी क्या जिसको हम जीत भी गए, राज्य ऐसा भी जहां पे भी जो जीत भी गए उसमें अगर मृतकों का ढेर लगा है तो क्या होगा, ये पूछना आवश्यक है। क्या ये डिले नहीं किया जा सकता था? एज ए हेल्थ केयर वर्कर पूछ रहा हूं, मेरे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तीनों पार्टियों ने अगर क्या मास्क की व्यवस्था करी होती, क्या मास्क लोगों को बोला गया होता पहनने के लिए, तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। आप सब अपने अपने घरों में विजय दिवस मनाएंगे, पर सर सड़कों पे जो 35 साल वाला आदमी 25 में से 15 स्कोर लेके आया है, वो 4 लीटर ऑक्सीजन पे है, उसकी वरीड वाइफ कहां जाए, जो 1 महीने पहले जिसकी शादी हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भयानक स्थिति नहीं है सर। अगर आप इसको नहीं मानते तो इससे भयानक स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। भयानक स्थिति है, मानिए। डॉक्टर भार्गव, अब तो डब्ल्यूएचओ ने 3-4 कारण गिना दिए। डब्ल्यूएचओ ने 3-4 कारण गिनाते हुए यह बता दिया कि हिंदुस्तान में यह दूसरी लहर इतनी मजबूत क्यों हुई है। सबसे पहले मास गैदरिंग्स, जिसमें जाहिर है चुनाव भी आता है, कुंभ भी आता है, और हम सब लोगों का बिहेवियर भी आता है कि हम सब लोग जो निश्चिंत होकर बैठ गए थे और अपनी नॉर्मल लाइफ हमने रिज्यूम कर ली थी पिछले 6-8 महीने में, ये मानकर कि कोरोना चला गया, और सरकार भी हमें यही बताती रही कि हां अब तो हम जीतने वाले हैं, कोरोना को हमने हरा दिया। एक दूसरा, उसके बाद दूसरा डॉक्टर भार्गव, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि जो वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है। और तीसरा, हम लोग जो बार बार कोरोना होते ही लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिससे इतना प्रेशर पड़ रहा है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि वो झेल नहीं पा रहे। मानक जी एक टिप्पणी बस इतना दूंगा, अमेरिका हो या इंडिया हो या ब्रिटेन हो, सबका दायित्व पता किसका होता है? पॉलिटिकल लीडरशिप। एक कैंपेन चला था अमेरिका में, लीडरशिप मैटर्स, और उसी के अंतर्गत ट्रंप साहब को अपनी गद्दी खोनी पड़ी। देखिए, लीडर जो पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक वो मानती है। आपने कहा दिया जलाइए, दिया जलाए, आपने कहा थाली बजाइए, थाली बजाइए, आपने कहा घर में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, आजीविका से मर जाइए, वो भी मान गए। तो सर इस बार चूक कहां हुई? आप हर चीज पब्लिक पे डाल देंगे कि पब्लिक ने किया। अरे पब्लिक को गैदर को रोकने वाला कौन था? अगर वो गलती कर रहा था, माना जी आप चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ती है, पुलिस नहीं पकड़ती तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जज पकड़ेगा। अगर हम सब गलती कर रहे थे तो किसने रोका? ये क्यूमुलेटिव है मानक जी, बार बार पब्लिक को आप बोलते हैं कि पब्लिक की गलती है। पब्लिक आपको मानती है, पब्लिक ने आपको चूज किया है, तो आप सही रास्ता बताते, आप सख्ती करते। किसने मना किया था? मानक जी अब सख्ती कर दीजिए, अब तो इलेक्शन आ गया। मैंने कल ही ट्वीट किया था, आज के बाद से कोरोना नहीं रहेगा, क्योंकि आज से सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिर्फ विजय दिवस रहेगा या दुख मनाने का दिन रहेगा। और डॉक्टर जो बेचारे सड़कों पे लड़ रहे हैं मरीजों के साथ, वो आपस में लड़ते रहेंगे, और थोड़े दिन में ये कहा जाएगा कि पब्लिक की अपनी गलती से लोग गए। सब पब्लिक की गलती से लोग नहीं गए, पब्लिक ने वो फॉलो किया जो उनके लीडर ने उनको दिखाया। और हमारे लीडरों ने ये दिखाया है कि फरवरी से कोरोना नहीं है। उनको ने ये बताया कि फेज वाइज मैनर में वैक्सीनेशन करिए, जबकि साइंटिफिक कमिटीज बोल रही थी कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल कर दीजिए। मानक जी चलिए ये बात सही है, आगे का सुध लीजिए, पुरानी चीज छोड़ दीजिए। क्या 2 तारीख से 1,70,00,000 लोगों ने जिन्होंने कोविन पे ऐप पे रजिस्टर किया, उनको वैक्सीन दे देंगे? कहां है वैक्सीन? आप अपना रोज ट्वीट है डॉक्टर भार्गव, 7-8 राज्य ये कह चुके हैं वैक्सीन नहीं है, हम नहीं लगा पाएंगे वैक्सीन। पर वैक्सीन है ही नहीं ना। कोई भी इस इलेक्शन में जीते, कोई भी जीते इलेक्शन में, पर देश हारा है, देश हार गया है। ये नहीं डॉक्टर भार्गव, बहुत मुश्किल समय है, लेकिन देश हार गया है, इस तरह ये मत कहिए। मैं चाहता हूं डॉक्टर भार्गव, क्योंकि आप और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनकी वजह से अभी हम सरवाइव कर पा रहे हैं, आप लोग फ्रंटलाइन पे लड़ रहे हैं, उसी वजह से हिंदुस्तान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप अपना हौसला ना खोएं, आप अपना मोराल डाउन ना करें डॉक्टर भार्गव, और आप कम से कम अपने मुंह से इस तरह की बात ना कहें देश हार गया है, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है खुद को बचाने का। इस दूसरी लहर से बचाना है देश को। बिल्कुल मानक जी, अब बचा लीजिए, वैक्सीनेशन का स्ट्रीमलाइन कर दीजिए प्रोसेस, लॉकडाउन कर दीजिए, अब मान जाइए, अब जो साइंटिफिक तथ्य उनको मान जाइए, तो देश जीत जाएगा। तीन चीजें बताइए डॉक्टर भार्गव जो अब सरकार को करनी चाहिए, जिससे हम लोग इस दूसरी लहर से कम फिलहाल कम नुकसान के साथ उबर पाए।
14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा, वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ऑनेस्टली, सेफली वैक्सीन को डिलीवर कर दीजिए। नहीं है वैक्सीन, बोल दीजिए वैक्सीन नहीं है, हम चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन ले आएंगे, पब्लिक मान जाएगी। और तीसरा, इस टाइम में अपनी रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और बेड्स को बढ़ा के थोड़ा सा ब्रेक डॉक्टरों को मिल जाएगा, नर्सेस को मिल जाएगा, उससे वापस स्फूर्ति आके लोगों को बचाने में मदद मिलेगी और चेन थोड़ी सी धीरे होगी। धीरे करना है चेन को, बस इतना 3 चीजें कर दीजिए, बस 3 चीजें। ओके ओके, मेरे साथ ही रहिए डॉक्टर भार्गव। मजबूरी है, राजनीति पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर की वोटिंग खत्म हुई है और वोटिंग खत्म होने के साथ ही न्यूज 24 टुडे चाणक्य का विश्लेषण भी जारी है और महा एग्जिट पोल भी। मेरे साथ 3 मेहमान आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर जो जुड़े हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी से के शर्मा है, कांग्रेस से पल्लवी शर्मा है और स्वर्णली मिश्रा हैं टीएमसी से, सीपीआई से बालचंद्र कांगो बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। पल्लवी सुन पा रही हैं क्या आप? जी बिल्कुल मानव जी। ओके पल्लवी, के शर्मा कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आ रही है बंगाल में, इसके अलावा असम में भी बीजेपी जीतेगी, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बीजेपी जीतेगी, यानी एनडीए जीतेगी। सिर्फ केरल कह रहे हैं हो सकता है कि हम वहां ना जीतें। 4 राज्य 5 में से बीजेपी जीतेगी, के शर्मा का दावा है। पल्लवी बोलिए, आपका क्या दावा है? देखिए मानव जी, पहले तो मैं आपके और आपके चैनल की तारीफ करना चाहूंगी कि सिर्फ एग्जिट पोल पे ध्यान ना देते हुए आप जो इस देश में अभी आपातकालीन स्थिति चल रही है कोविड और कोरोना से, जो लोगों में एक तरह से आक्रोश भी भर गया है, अब आप उस स्थिति पे भी साथ साथ चर्चा कर रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी का काम है और मैं मानती हूँ आप उसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। के शर्मा जी और भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी रैलियां कर सकते हैं, अपनी छाती पीट पीट के इस बात का जश्न मना सकते हैं कि उनकी रैलियों में कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे बाद में कोरोना फैलने में सहायता होती है। तो के शर्मा जी उस बात की खुशी जरूर मना सकते हैं, वो बड़े बड़े दावे कर सकते हैं हमारी पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और अपनी पार्टी का यहां स्टैंड रखते हुए बहुत बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहती हूं कि हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि आज एग्जिट पोल्स पे चर्चा होगी। हमें लग रहा था जो स्थिति बनी हुई है, जो इस देश के लोगों पे इतनी आपदा आ चुकी है, उसी पे बहस चलती रहेगी। कोविड की सिचुएशन पे, ऑक्सीजन की कमी पे बहस चलेगी, बेड्स की कमी पे बहस चलेगी, उसी पे बहस चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल पे भी बहस हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी बस इस बात के लिए अभी चिंतित है कि जो देश में स्थिति बनी है वो कब सुधरेगी। ये सरकार तब अपने चुनावी जो इनका जश्न है उससे बाहर निकल के, जो इस देश के लोग जो आज सफर कर रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं। कल एक खबर काफी चर्चा में थी, एक महिला ने ऑटो में दम तोड़ दिया क्योंकि उसको बेड नहीं मिल पाया। हर घंटे व्हाट्सएप, ट्विटर पे आप खोलेंगे तो कोई बेड की मांग कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। और ये आम लोग नहीं है, आम लोगों की तो स्थिति छोड़ दीजिए क्या है, वो ये सरकार क्या संज्ञान में लेगी आम लोगों की स्थिति। उल्टा आप देखिए ये सरकार क्या कर रही है। पल्लवी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन एंड फीलिंग्स, आपकी राय की, आपकी भावनाओं की इज्जत करते हुए बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं पल्लवी, पश्चिम बंगाल में चुनाव एक पार्टी ने नहीं लड़ा है, पश्चिम बंगाल में रैलियां एक पार्टी ने नहीं की हैं, पश्चिम बंगाल में रोड शो एक पार्टी ने नहीं किए, वहां पर चुनाव प्रचार में सारी पार्टियों ने पूरा दम लगाया है। बस अभी 8-10 दिन छोड़ दीजिए, उसके पहले जाएंगे तो हर पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा है। और अब तो WHO भी कह रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को इतना मजबूत करने में ये चुनाव जो हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो सबका रोल है उसमें। तो मानते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूं आप एक बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट है और मैं फॉलो भी करती हूं आपके डिबेट्स वगैरह, लेकिन ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है ना कि पार्टी, बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, पार्टी बैलेंसिंग एक्ट है कि सिर्फ भाजपा या गवर्निंग पार्टी पे नहीं बोल सकते तो बाकी पार्टियों को भी बीच में घसीट लो। नहीं, पल्लवी नहीं, कांग्रेस पल्लवी नहीं, 1 सेकंड, गलत बात मत कीजिए। बहुत समय पहले राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं कोई चुनावी रैली नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। वो सही कह रही है। उसके बाद
उसके बाद आपको सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन उससे पहले तो सबके प्रचार चल रहे थे ना, उसके पहले तो सबके प्रचार चल रहे थे। बार पार्टीज ने दरख्वास्त की, सब पार्टीज ने दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन मत कराइए, पोस्टपोन कीजिए, सिवाय भाजपा के। वेस्ट बंगाल में कहा गया 8 फेज के आपने इलेक्शन कर दिए, इनको कंबाइन कर दीजिए। उस पर भी इलेक्शन कमीशन नहीं माने। क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा नहीं चाहते थे। आप ये सब पार्टी को घसीटे में लाना, ये बंद कर दीजिए। पल्लवी वन सेकंड खुल के प्रश्न कीजिए। ओके, वन सेकंड, एक मिनट पल्लवी, घबराने की बात नहीं है कि बाकी पार्टीज को लाएंगे तो बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, अगेन नंबर एक, सबसे पहली बात जो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, ना हम किसी से घबराते हैं, ना हम किसी से डरते हैं। हमें ना किसी का कुछ लेना है, ना किसी से कोई देना है, तो इसलिए हम डरते नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, आप जो कह रही हैं, ये तो सवाल, ये जो आप कह रही हैं कि 8 फेज का चुनाव था, उसको कम फेज में कराने की मांग की गई, वो कोरोना की वजह से नहीं की गई थी। 8 फेज में जो चुनाव हुआ, उसमें विरोध यह था कि 8 फेज में क्यों कराया जा रहा है। उस समय कोरोना का हवाला नहीं दिया गया था। आप भी मानेंगे पल्लवी इस बात को तो, या नहीं? ये तो बाद में कोरोना आया है, जब सारे नेताओं ने एक एक करके अपने चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिए, अभी 8-10 दिन पहले। उससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। नहीं, सुनिए, मेरी आवाज बीच में कट रही है, आपकी आवाज। देखिए, जब इलेक्शन का पल्लवी, आपकी आवाज कट रही है। ओके, के शर्मा जवाब देना चाहेंगे क्या? के शर्मा बोलिए, उसके बाद स्वर्णली मिश्रा के पास जा रहा हूं, टीएमसी से जुड़ी हुई है। बालचंद्र कांगो भी आ रहे हैं सीपीआई से। के शर्मा बोलिए। मानक जी, पल्लवी जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और उन्हें जब ये डिबेट प्रारंभ हुआ तो मुझे लगा कि वो जुड़ी ही नहीं थी, इसलिए उनको उसकी जानकारी ही नहीं थी। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, कोरोना पे नहीं पूछा था, ये पूछा था कि आपका दावा क्या है, तो मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, तो वो बहुत सारा अपना व्याख्यान करके चली गई, और उन्होंने बड़े अच्छे प्रश्न में आपने विषय भी उठा दिए। उन्होंने कहा कि हमारी तो अपेक्षा थी कि एग्जिट पोल पे चर्चा होगी। बिल्कुल एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, उनकी नहीं होगी, कोरोना पर होगी। कोरोना पे भी होना आवश्यक है, बहुत बड़ी विपदा है, लेकिन एग्जिट पोल पे चर्चा भाजपा ने तय नहीं किया है, एग्जिट पोल पर चर्चा मीडिया ने तय किया है। तो पहले तो उनको इसका ज्ञान होना चाहिए, और इतनी बड़ा यदि संवेदना और दर्द है तो क्यों आई हूं डिबेट करने के लिए। हाँ, अब तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हम जो है बड़े सेंसिटिव वो हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो आसाम के प्रभारी थे, और फरवरी माह से डेरा डाल के वो बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे थे? आसाम में। और आसाम में बैठे हुए प्रचार अभियान संभाल रहे थे, और यहां छत्तीसगढ़ की क्या हालत थी। छत्तीसगढ़ का जो रेशियो रेट है, यदि मैं आपको गिनाऊं कि एक मात्र 2.5 करोड़ का प्रदेश है, 2.5 करोड़ का, वहां पर 6 लाख से ज्यादा मामले जो है वो संक्रमित के आए हैं। और आज ये हालत है, मैं केवल पुराने हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, केवल मैं इतना बता दूं, एक इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घटा है कि एक महिला जो कोरोना से पीड़ित थी वो बेहोश हो गई। वो बेहोश महिला को इन्होंने शमशान घाट ले गए, डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया, शमशान घाट ले गए, उसको चिता पे चढ़ा दिया गया इन लोग के द्वारा। और वहां पर उस लेडीज को होश आता है, और फिर उसको चुपके से छुपा के बॉडी बाहर निकालते हैं। आज ये वीडियो सबके सामने आया, कितनी शर्मनाक स्थिति है। क्या कर रही है भूपेश बघेल की सरकार वहां पर? वहां तो कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहां इतनी बड़ी संख्या में मौत क्यों हो रही है? तो ये केवल राजनीति कर, मैं मानता हूं कि कोरोना आज के समय बहुत बड़ी विपदा है, बहुत बड़ी त्रासदी है, दैविक त्रासदी है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, और अपने भरसक कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव अभी बहुत 2-3 सुझाव भी दिए, अच्छी बात है, सुझाव उनके हैं, अच्छे सुझाव हैं। लेकिन एक बात से जिससे आपको भी हुआ, मैं भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर भार्गव साहब, हम अपना दिल छोटा ना कहें कि आप ये वर्ड हम यूज करें कि हम भारत हार गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तमाम आप जैसे तमाम डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ, अन्य सभी तरह के लोग, समाज सेवी हों, सरकार हो, हर तरह के लोग जी जान से कोशिश में लगे हैं। कमियां हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, और इसके लिए और जुट के प्रयास करने की जरूरत है। जहां तक जितनी सुविधाएं और जुटा सकते हैं, आज हमारे ये विदेश नीति की भी सफलता ये मानिए कि ऐसे विषम परिस्थिति में आज विदेश के कई तमाम कंट्री आगे आए हैं,
और आकर उन लोगों ने अपना सहयोग का वो दिया है हमें, और हमने भी उसमें पूरा भरसक प्रयास किया। मैं राज्य सरकारों में कह रहा हूं, जितनी भी उनकी क्षमता रही, कमी बेसी हो सकती है, उसकी चर्चा आज हम बहुत दिनों से हो रही है, उस पर मैं आज बहुत जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये सारे हम प्रयास कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कह रहा हूं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेकर यदि आप प्रभाव करते, बिल्कुल मानक जी, आप कुंभ की चर्चा कर सकते हैं, कुंभ की भी बात यदि करते हैं तो किसानों की रैलियों की भी बात करनी चाहिए, अन्य जो फंक्शन हुआ उसमें भी होना चाहिए। ये कमियां हैं, ये कमियां हुई हैं हमसे, इसमें हम कोई दो मत नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी गतिविधियां रही जिसको लेके, जिसमें हम नागरिक भी दोषी हैं, सभी वो हैं कि हमने कुछ इसको कम उससे लिया, कम उससे समझा और कहीं ना कहीं ये प्रभाव बढ़ा है। लेकिन ये कह देना कि ये सारी जिम्मेदारी चुनाव की है, यदि ऐसी है तो फिर दिल्ली में क्यों हुआ, फिर महाराष्ट्र में, यदि आप तर्क करना चाहेंगे तो ऐसे तमाम प्रश्न लिख लेंगे जिस पर हमें जवाब भी प्रश्न क्या उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि दिल्ली में इतनी बड़ी, यहां तो कोई चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं था, छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं था, तो फिर यह कह देना कि केवल इस बात पर कमियां सब जगह हैं, कहीं कुछ कारणों से सब जगह बढ़े हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। ओके, पल्लवी शर्मा है कांग्रेस से, स्वर्णली मिश्रा टीएमसी से और बालचंद्र कांगो सीपीआई से। स्वर्णली मिश्रा आपके पास आ रहा, स्वर्णली सुन पा रही हैं क्या? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके, हाँ स्वर्णली, दोनों इश्यूज पर मैं चाहूंगा खुलकर बोलिएगा। सबसे पहले स्वर्णली इस पर बोलिएगा कि बंगाल का आज चुनाव खत्म हो रहा है, वोटिंग खत्म हो रही है, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का क्या दावा है? स्वर्णली। बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक इन 2024। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो उन्नयन डेवलपमेंट की है, तो जनता, बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। पोलिंग में भी आप लोग देखेंगे बाद में, अभी आप, हमको नहीं पता आप क्या दिखाए हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग को भरोसा है जनता के ऊपर कि जनता हम लोग के साथ है, ममता बनर्जी के साथ। ओके, कितनी सीटें जीतेंगे आप? स्वर्णली, आपका क्या दावा है? देखिए 200 से ऊपर होगा, लेकिन ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के ऊपर पूरा सोचते हैं। ओके, और ये जो कोरोना की रफ्तार पूरे देश में बढ़ी है, इसके लिए डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि मास गैदरिंग जिम्मेदार है, जिनमें इलेक्शन भी आता है। पल्लवी शर्मा कांग्रेस से, वो कह रही हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के लिए, सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। आपका क्या कहना है, बोलिए। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के लिए इसी भी जिम्मेदार है ना, बीजेपी तो जिम्मेदार है ही। और मोदी जी को हमारी बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी है, वो 24 फरवरी वैक्सीन को लेके परमिशन का लेटर दी थी कि वैक्सीन अगर हम लोग खरीदे और हम लोग बांटे तो कैसा रहेगा, लेकिन मोदी जी उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिए। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के नेफ्यू जो है, उनको कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वो 45 साल उम्र में कैसे, हेल्थ वर्कर नहीं होने के लिए भी उनको कैसे वैक्सीन मिल गया, ये हम पूछना चाहते हैं। ओके, डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब लेता हूं। डॉक्टर भार्गव बोलिए। नेता, आप सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, तो चलिए एक गलती करता है तो दूसरा क्यों नहीं रोकता? अगर स्टेट गलती करता है तो सेंटर क्यों नहीं रोकता? देखिए, आप कहते हैं कि गलती सेंटर, स्टेट कर रहा था, सेंटर ने नहीं रोका, पर एक बात मैं आपको सिंपल बता दूं, आप सारी पार्टीज को, कि आपकी सबकी राज्यों में सरकार है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पूछना चाहते हैं, एक मिनट, ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश जीत जाएगा, महाराष्ट्र हार जाएगा, महाराष्ट्र जीत जाएगा, दिल्ली हार जाएगा। हम जीतेंगे साथ साथ और हारेंगे भी साथ साथ। आप सब पॉलिटिकल पार्टी से मेरा निवेदन है कि सेंटर वार्ड कमान बनाएं अपनी, और एक तरीके से, एक रास्ते में कोरोना को हराने के लिए चलिए। इसमें आप 2, 3, 4 तरीके मत अपनाइए। हर स्टेट, आज देखिए अमेरिका की हालत देख लीजिए, यूके की हालत देख लीजिए, आप कहेंगे बहुत छोटे देश हैं, वो एक मत से एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप दोबारा सबसे, कि आप ये सेंटर और स्टेट की राजनीति ना करें और एक पॉलिसी मान के चलिए, पूरे देश के लिए एक पॉलिसी, एक मत, एक इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे होता है, एक स्ट्रैटेजी फॉर कोरोना। वैक्सीन तो मौजूद रखना पड़ता था यहाँ पे, हम लोग के देश में वैक्सीन का कमी है, वैक्सीन बेचा जा रहा है। बांग्लादेश में 5 लाख वैक्सीन, 50 लाख वैक्सीन, पाकिस्तान में आप बेचो, लेकिन पहले आप इंडिया के लिए तो रखो। आप जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पे आ जा रहे हैं बंगाल में, वो बाहर से नेता ला रहे हैं, बिना मास्क के वो लोग रैलियां कर रहे हैं,
यहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये किसके लिए हो रहा है? अगर सेंटर में अगर मोदी जी गलत कर रहे थे, एक बात को मान लीजिए, मोदी जी गलत कर रहे थे, तो आपकी भी तो चीफ मिनिस्टर थी जो कह सकती थी कि गलत को गलत है। लेट्स कॉल इट अ स्पेड। कॉमन आदमी पिस रहा है। आप देखिए, समझिए, आपकी राजनीति में, इलेक्शनिंग में कॉमन आदमी पिस रहा है, उसको बेड नहीं मिल रहा। देखिए, आप सबको बेड मिल जाएंगे। मैं आज आपको एलिगेशन लगाता हूं, हालांकि मैं बड़ी बात बोलता हूं, जितने नेता हैं उन सबको बेड मिल जाएंगे, उनके पास वालों को बेड मिल जाएंगे, जो कॉमन आदमी है उसको बेड नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं आप। वो सिर्फ क्या इलेक्शन देने के लिए, बिल्कुल क्या सही वो कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव लगाने के लिए? डॉक्टर भार्गव बहुत बढ़िया। डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, ओके एक सेकंड, सुनिए एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। बालचंद्र कांगो भी है। सरली आपको कुछ कहना है? एक सेकंड में आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। अभी मेरे पास बालचंद्र कांगो भी हैं जो बिल्कुल नहीं बोले हैं, और पल्लवी भी हैं क्या? सबको लाइएगा स्क्रीन पर। उसमें अब देखिएगा, इसके बारे में ज्यादा सोचना था। हाँ कांगो साहब पहले आप बोलिए कांगो जी बोलिए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा सोचना था, ये कोविड के टाइम में इलेक्शन लेना जरूरी है क्या, और गवर्नमेंट ने उनको सही बात बतानी थी, छुपाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट तो फर्स्ट कोविड के ऊपर हमने जीत मान ली, ऐसा करके काम कर रही थी, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये गवर्नमेंट का पित्तू बन गया है, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है हमारे जमहूरियत के लिए, ये मेरा कहना है। बोलिए के शर्मा। इलेक्शन कमीशन आपकी कठपुतली है, इसीलिए आपने जानबूझकर लोगों की जान दांव पर लगाकर इलेक्शन करा दिया, और इसीलिए आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। के शर्मा। मानक जी, मैं केवल एक प्रश्न कर रहा हूं और एक ही प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने। 4 लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा हाँ बोलिए। अभी इन्होंने टीएमसी की प्रवक्ता ने कहा कि 24 फरवरी को हमने वैक्सीन मांगा था। चलिए ठीक, 27 फरवरी को, यदि मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। मुझे एक पार्टी बता दीजिए जिसने जाके चुनाव आयोग के सामने कहा हो कि साहब ये चुनाव मत कराइए। एक पार्टी का नाम बता दे यहाँ पर बैठ के। सब पार्टी से और जिस बात पर एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए मानक जी, बीच में। अरे आप गलत मत बोलिए, फिर मैं नहीं गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। सब पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा था, कांग्रेस पार्टी ने स्पेसिफिकली कहा था इलेक्शन मत करवाइए। झूठ क्यों बोल रहे? ओके, वन सेकंड। और छत्तीसगढ़ का, मानिक जी एक सेकंड, छत्तीसगढ़ का ज्ञान बांट रहे थे के जी इतना, इनको बताइए छत्तीसगढ़ के सीएम फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, आपकी सेंटर दे रही है फ्री वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ का डेटा लेके बैठे थे, जरा केंद्र सरकार के शर्मा, के शर्मा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया है। बोलिए के शर्मा। ओके पल्लवी वन बाय वन। यू हैड योर टर्न। ओके, यू हैड योर टर्न। नाउ के शर्मा बोलिए। के शर्मा। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनको एक जवाब दे देता हूं। वैक्सीनेशन जब से चालू हुआ मानक जी, 2 महीने तक इनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव और इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां वैक्सीनेशन चालू नहीं किया इन लोगों ने। 2 महीने डिले हुआ है। 70 लाख वैक्सीन का टारगेट था वहां पर, 50 लाख वैक्सीन लगे। 2 महीने तक आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई वहां की जनता को, इस लड़ाई में कि हम जब तक 3rd चरण पूरा नहीं होगा हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। मानक जी बंद कराइए, नहीं तो ये तरीका ठीक नहीं है। पल्लवी वन बाय वन। जब आप बोल रही थी सब सुन रहे थे, जब आप बोल रही थी तब वो सुन रहे थे, आप बोलेंगी वो सुनेंगे, सब सुनेंगे। 1 बाय 1 एक करके। देश के मंत्री हैं, हाँ मैं आपको मौका दूंगा, टाइम दूंगा। हाँ बोलिए के शर्मा, बोलिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, तो मैं आपको इनका बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने तक इन्होंने रोक के रखा, ये कहते हुए कि ये जो कोवैक्सीन है जो भारत में बनी है ये सही नहीं है, इसका 3य चरण का ट्रायल नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। और इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया छत्तीसगढ़ में, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चाहे चेक करा लीजिए इसको। और ये टीएस देव स्वीकार कर चुके हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री, शायद नाम भी नहीं पता होगा अपने हेल्थ मिनिस्टर का इनको। अब मैं आगे आपको बताता हूं जो अभी इन्होंने कहा। तो 27 फरवरी को जब घोषणा हुई तो मुझे बताइए कौन सा दल था जिसने जाकर ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी टीएमसी के वामपंथ के जो अपने कानून साहब वो हैं, उन्होंने बड़े अच्छी बात बोली। जब साहब आप इतने चिंतित थे तो ब्रिगेड ग्राउंड आपने भरा था ना, ब्रिगेड ग्राउंड आपने भरा है ना, और कब भरा है इसका आपके पास कोई जवाब है? और जो राहुल गांधी ने अपनी ये कहा कि अब मैं जो है चुनाव रैली नहीं करूंगा, तमिलनाडु, आसाम, केरला, यहां तक जब चुनाव प्रचार कर रहे थे 6 अप्रैल तक, तब तक उनको यह ज्ञान नहीं था। उसके बाद ज्ञान आ गया उनको, जब पश्चिम बंगाल में रैली करने गए और 5000 लोग भी नहीं जुटे उनकी रैली में, तो समझ आ गया उनको
पूरे चुनाव के 4 चरण तक चुनाव हुए, तब तक वो वहां पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, और बाकी देश में आसाम से लेके सब जगह घूम रहे थे। और वही नहीं, प्रियंका गांधी भी घूम रही थी। तब इनको ज्ञान नहीं था, तब इनको कोरोना का संवेदना नहीं था। इसके बाद अभी जब ये जो मेरी टीएमसी की बहन कह रही हैं, जब पद यात्रा करती है ममता जी, वहां कर रही थी सॉरी पश्चिम बंगाल में, तब क्या मास्क पहन के की हैं? और इतनी बड़ी जो भीड़ लेके चलती थी उस समय, जब उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लगा, तब तो आपको नहीं ध्यान आया, आज आपको लग रहा है वहां पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। आज आप वहां इसीलिए बात नहीं कर पाएंगी चुनाव उस पे, क्योंकि आप दोहरा चरित्र आपका वहां स्पष्ट है, उजागर है आप लोगों का। और एक नेगेटिव जो नेगेटिव नैरेटिव आप लोग को रखना है, क्योंकि आज मुझे पता था कि आज जब चुनाव के विषय भी आएंगे और मीडिया वो करेगी, तो आप एक नेगेटिव नैरेटिव आप लोग रखना चाहेंगे। एक सेकंड पहले मैं छोटा सा स्पष्टीकरण दे दूं। स्वर्णली एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं। स्वर्णली एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं। एक सेकंड रुकिए ना, मौका दे रहा हूं आपको। स्वर्णली एक सेकंड मौका दे रहा हूं आपको। पहले के शर्मा, इसे नेगेटिव कवरेज, नेगेटिव इशू, नेगेटिव एजेंडा बिल्कुल मत कहिएगा के। आपने कहा, इसीलिए मैंने आपका शब्द इस्तेमाल किया। आपने बोला ना, इसीलिए या तो वापस ले लीजिए इस शब्द। नहीं, मैं आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो रिवाइंड चला लीजिए इसको। हाँ। मैं बहुत ही सहमत ढंग से इस विषय को बोला हूँ। हाँ। मैंने ये कहा है, मुझे ये पता था कि आज जब चुनाव यानी कि जब रिजल्ट के परिणाम आएंगे, तो जो अन्य जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो उनकी नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी मीडिया की नैरेटिव नहीं। सर एक सेकंड, मीडिया का प्रश्न उठाना स्वाभाविक है शर्मा, लेकिन उनके पास नहीं, एक मिनट रुकिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। एक, मुझे नहीं पता बाकी चैनलों का, बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन कम से कम अपने चैनल, अपने शो की बात मैं कर सकता हूं। इसीलिए हमने ये जो अपना एग्जिट पोल का कवरेज रखा है, इसमें कोरोना को मैंने पूरी जगह दी है, क्योंकि आज एग्जिट पोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जान। इसीलिए डॉक्टर राहुल भार्गव बैठे हैं यहां पर। और मेरा सवाल राष्ट्र की बात के शो का भी आपने देख लिया होगा, क्या कोरोना की सुनामी आ गई है और क्या चुनाव की वजह से यह कोरोना फैला है, क्योंकि WHO ने भी कह दिया अब तक। इसीलिए डॉक्टर एक सेकंड के शर्मा, 1 सेकंड। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस मुद्दे से भागिए मत, इस मुद्दे का सामना आपको करना पड़ेगा, और विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, सवाल उठाएगा, इस पर उठाता रहेगा, आपको जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। के शर्मा, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं 1 मिनट सुनिए। मैंने अभी तक आपके 1 सेकंड मानक जी मेरी बात सुनिए। आपके कोरोना के हर प्रश्नों का मैंने दिया है, जो आपने पूछा है। मैं दूसरी बात बोला, और इसको आप अपनी मीडिया पर मत लीजिए, मैंने फिर से क्लियर किया इस बात को, मैं कभी मीडिया पर दोष नहीं रखता और न रखना हमारा ये विषय। अरे पर इनको भी हक है, ये जो विपक्षी दल बैठे हैं इनको भी हक है। एग्जिट पोल के कवरेज का ये मतलब नहीं है कि कोरोना पर ये चुप्पी साध लें। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या आप जानते हैं कोरोना है, एग्जिट पोल नहीं है। बिल्कुल मत साधिए, लेकिन आप अपनी कमियों को भी मत छुपाने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं, यदि उसका उत्तर यदि आपके इन प्रवक्ताओं के पास है तो रखवाइए। मैं पूछता हूं 27 फरवरी को अच्छा, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रखिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। गलत करता है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, आपका दायित्व क्या है? आप ये तो बताइए, आपके इतने सारे MP है, पूर्ण बहुमत है, कोई गलत कर रहा है तो उसका कौन भुगतान करेगा? डॉक्टर भार्गव, किसके लिए कह रहे हैं ये बात आप? जो भी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, भुगतान कौन करेगा मुझे बताइए। अगर स्टेट गलती कर रहा है तो सेंटर करेगा, सेंटर गलती कर रहा है तो कोई रोकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? नहीं डॉक्टर भार्गव एक सेकंड, ना डॉक्टर भार्गव 1 सेकंड। अभी पल्लवी कह देंगी आप भी बैलेंसिंग कर रहे हैं, आपको भी कह देंगी, जैसे मुझे कह रही है कि बैलेंसिंग कर रहा हूं। अगर चुनाव 5 पार्टियां लड़ रही हैं, सब रोड शो कर रही हैं, सब रैली कर रही हैं, सब प्रचार कर रही हैं और हजारों लाखों की भीड़ जुटा रही हैं, तो सब जिम्मेदार हुई। इसीलिए सबसे कम से कम उस सब्जेक्ट पर, उस इशू पर सबसे सवाल पूछना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको देना चाहता हूं। वो पल्लवी 1 सेकंड, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। यह बड़ी अहम जानकारी है। दिल्ली में कुल 16,272 नॉन ICU बेड्स हैं। यह दिल्ली सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कह रही थी हम पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही थी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कुल ये नॉन ICU बेड्स हैं और 305 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता इनके लिए पड़ती है। और जो छोटे नर्सिंग होम है उनमें 100 ICU बेड्स हैं। ये दिल्ली सरकार का
इन आंकड़ों के साथ यह दावा है। छोटे नर्सिंग होम के बेड्स के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 15,000 नए बेड्स बनाने के लिए 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और नॉन आईसीयू बेड चलाने के लिए 705 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और दिल्ली में आईसीयू के जो बेड्स हैं 4,866 हैं। ये आंकड़े दिल्ली सरकार ने जारी किए और 10 मई तक 1200 और आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे। 10 मई के बाद दिल्ली में कुल 6,066 आईसीयू बेड्स हो जाएंगे। यह दिल्ली सरकार का दावा है और इन आईसीयू बेड्स को चलाने के लिए 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, जबकि केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से दिल्ली को 704 272 मिला दें तो 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। दिल्ली को चाहिए 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, जबकि केंद्र सरकार दिल्ली को दे रही है 480 मीट्रिक टन, आधे से भी कम। यह दिल्ली सरकार का दावा है। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं ये मैं आपको दिखा रहा था। पल्लवी अब बोलिए, पल्लवी आपकी बारी है, बोलिए। और पल्लवी थोड़ा सा, मुझे पता है हो सकता है कि मुश्किल हो आपके लिए, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। ये जो हम कवरेज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है। कई बार डिटैच होकर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एग्जिट पोल हम इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि हो रहा है, हमें दिखाना है, करना है, पर हम कोरोना को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपसे हो सके तो आप थोड़ा बंगाल के जो आज चुनाव खत्म हो रहे हैं उस पर भी बोलिएगा। बोलिए पल्लवी। देखिए मानक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जब केके जी बोल रहे थे शांति बनी थी, बनी रहे। मैं बहुत जल्दी अपनी बात संक्षेप में रख दूंगी। पहली बात, केके जी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं बार बार कि बाकी पार्टियां क्यों गई इलेक्शन रैली की, और जो हमारे पैनल पे प्रेस्टिजियस डॉक्टर हैं वो भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि बाकी पार्टियों ने क्यों रैली की, सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट निकाल दी। हमारा देश एक लोकतंत्र है, मतलब भाजपा इलेक्शन रैलियां करती रहे, देश के प्रधानमंत्री छाती पीट कर बोलते रहे देखिए कितनी बड़ी भीड़ आई है मेरी रैली में, और बाकी सब इलेक्शन पार्टीज, बाकी सब पार्टीज क्या करें, चुपचाप बैठी रहे और भाजपा को जीतने दे कि आप चुनाव जीत लीजिए और देश को आप जिस खाई में ले जा रहे हैं और आगे ले जाइए। मतलब ये चाहती थी भाजपा। इलेक्शन कमीशन से बार बार दरख्वास्त की गई कि इलेक्शन मत कराइए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना। एक बार जब इलेक्शन की डेट निकल गई, इलेक्शन कमीशन ने डेट डिसाइड कर ली, तो क्या पार्टीज कैंपेनिंग करे, रैली करे, क्या उतना भी हक नहीं बनता? हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने समय रहते बोला मैं कोई इलेक्शन रैली नहीं करूंगा क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हुए आखिर तक लगे रहे। दूसरी बात, मेरा एक बहुत सरल सवाल है। आपने बहुत बेहतरीन डेटा भी दिखाया अपने चैनल पे, जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। बहुत सरल सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए। पल्लवी का संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राहुल भार्गव आप कुछ कह रहे थे? अच्छा आ गए पल्लवी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आज देश की केंद्र सरकार इस स्थिति में है कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही। मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगी। कोविड के रहते हुए इस सरकार ने 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया है। जब कोविड नहीं था इस देश में सिर्फ 4,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ था। तो क्या केके जी इस बात का सीधा सीधा जवाब दे दे, आपने वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट कर दिए, आज वैक्सीन की किल्लत है देश में। मैं जवाब देंगे, मैं दे देता हूं। मैं कल से रजिस्टर, आप भाजपा के प्रवक्ता बनना चाहते हो तो आप कर दीजिए। मैं कल से वैक्सीन साइंटिफिक समझ लीजिए, साइंस। ओके डॉक्टर भार्गव बोलिए। साइंस समझ लीजिए मैडम, सारे लोगों को मानक जी साइंस समझ लीजिए। बोलिए डॉक्टर भार्गव, बोलिए बोलिए। ऑक्सीजन जनरेट होती है, उसको सेव नहीं किया जाता। अपने पास 7,000 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जब चाहे, तो आप सेव करके नहीं रखते अगर जरूरत नहीं है तो। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके कौन सी पार्टी के नेताओं ने कहा मास्क पहनिए? मानक जी एक पार्टी का नेता दिखाइए जिसने बोला मास्क पहनिए। नहीं एक सेकंड पल्लवी 1 सेकंड। पल्लवी अरे रुकिए ना 1 मिनट। अरे पल्लवी 1 सेकंड। पल्लवी 1 सेकंड। अरे अब आपने बोला सबने सुना ना। अरे डॉक्टर बोल रहे, डॉक्टर भार्गव सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। आपने सवाल,
और जरूरत थी। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी? अच्छा, अब रुको, सुन तो लीजिए डॉक्टर भार्गव। आंकड़े बता दो। डॉक्टर भार्गव, आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर भार्गव आप ये कह रहे हैं कि जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है उसे सेव नहीं कर सकते, इसीलिए उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है अगर देश में जरूरत नहीं है तो। राइट, ओके, राइट। और ये आंकड़े तब तक के हैं, दिसंबर देख लो, ये आंकड़े तब तक के हैं जब दूसरी लहर नहीं आई थी। राइट, बिल्कुल। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके नंबर कम थे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मानक जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपका बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल है, तो ये आप डेटा चेक कीजिए। तो ये कब तक के आंकड़े हैं? ये आंकड़े तब के हैं जब देश कोरोना से संक्रमित था। अप्रैल मैडम कौन सी? अच्छा, मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ मैडम, ग्राफ दिखा रहा हूँ, सुन रुक जाइए, आपका लॉजिक नहीं और जा रहा है, आप रुक जाइए। आप डॉक्टर की तरह बात, 1 मिनट रुक जाइए। आप ही के डॉक्टर आईएमए के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने खुलेआम कहा है मोदी को सुपर स्प्रेडर कहा है कोरोना का। आप यहाँ बैठ के मोदी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। आप रुक जाइए सर 2 मिनट। नहीं, वो सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। 1 सेकंड, मुझे डॉक्टर भार्गव के लिए कहना पड़ेगा। ना 1 मिनट, पल्लवी 1 सेकंड, पल्लवी रुकिए ना। मानक जी आप कहिए, मुझे कोई नहीं है वो डिफेंड करे नहीं करे। मेरा एक सिंपल सा सवाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे माननीय मेहमान हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। हाँ प्लीज, वो एक डॉक्टर है, फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, वो मरीजों की सेवा ही कर रहे हैं वो भी। और आपने देखा नहीं शायद, तब आप जुड़ी नहीं थी। उन्होंने के शर्मा की भी बहुत क्लास लगाई है। वो हर पार्टी को घेर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं वो। तो डॉक्टर भार्गव, हाँ डॉक्टर भार्गव बोलिए। देखिए सर, आप चारों लोग हैं, मेरा निवेदन है, आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन अमेरिका में भी लड़ा गया, उसके बाद वेव नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि ट्रंप और बाइडेन कहते थे मास्क पहन के बैठिए। ट्रंप ने जहां जहां बोला मास्क ना पहनिए, वो वहां हार गए। आप इलेक्शन लड़ सकते थे, मास्क के साथ भी लड़ सकते थे, मैं ये कहने की कोशिश नहीं, वो संभव नहीं है। डॉक्टर भार्गव, आपको भी पता है, हिंदुस्तान में अगर भीड़ जमा हो जाए कहीं पर भी, 100 लोगों की भी, उस 100 लोग की भीड़ से आप ये करवा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना, मास्क तो पहन सकते, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करवा सकते हैं। एक राजनेता कम से कम ये तो बोल देता कि मास्क पहन लो। मैं सारी पार्टी देखता रहा, किसी ने ये नहीं बोला मास्क पहन लो। मार्च के अंत तक भी कोरोना की ये हेल्थ। कांगो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कांगो साहब बोलिए। देखिए, मेरे को लगता है पूरी बहस जो है वो हम गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे मालूम होगा कि कोविड की लहर है कि नहीं? ये तो सरकार का काम है ना, इलेक्शन कमीशन को बताना। लेकिन सरकार को इलेक्शन जीतने की इतनी जल्दी हो गई थी कि उन्होंने, मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दिया नहीं, या इलेक्शन कमीशन को देने के बावजूद भी सरकार की प्रेशर में आकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब ये जमूरियत है, एक बार इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन में लड़ने के लिए तो लोगों से मिलना, लोगों की भीड़ जुटाना, ये सब पार्टियां करती है। तो सब में गलती की है। लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग कमेंट के शर्मा बोलिए। इलेक्शन कमीशन को इंफॉर्मेशन किसने दिया? बोलिए के शर्मा, आपकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन को यह बताना कि चुनाव का टाइम नहीं है अभी। आपने पूरे देश की जान खतरे में डाल दी। मेरा कहना है। मानक जी, अब इसको रोकिए तो मैं बोल देता हूं। आपको चुनाव आयोग के जो शेड्यूल होते हैं उसका कैसे तय होता है, इसका पूरा प्रक्रिया की जानकारी है। चुनाव से पहले ऑलरेडी सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है और चुनाव आयोग उसकी बैठक करती है। यही नहीं, वो राज्यों में जाके भी खुद जो है इंस्पेक्शन करती है और वहां से राज्य जो चुनाव आयोग है उससे भी वो संपर्क करके तिथि और इसका निर्णय करती है। विषय एक हुआ। तो जो ये बात कह रहे हैं कि अपने वामपंथी मित्र, ये इसको घुमा के केंद्र पर फेंकना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप संविधान की धारा 172 देखिए, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि यदि 5 साल पूरे हो गए और अगले उसकी जो पहली बैठक उसका डेट आ गया, तो उसके बाद वहां पर यदि तब तक चुनाव नहीं होंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यदि ये 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते तो क्या आज प्रतिक्रिया होती? ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। मेरे पास टाइम राष्ट्र की बात में खत्म हो रहा है, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का ये एनालिसिस जारी रहेगा। महा एग्जिट पोल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका के शर्मा, पल्लवी, स्वर्णली, बालचंद्र कांगो और डॉक्टर भार्गव, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे। प्रेजेंटेड बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।